नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमर स्किन। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ अगर एक अच्छी खबर आई है तो वो ये है कि आज से प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लगना हिंदुस्तान में शुरू हो गई हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उन लोगों को जो कि 60 साल से बड़े हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं। अब किस किस को लग सकती है ये, कितने समय बाद लगेगी और क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के करीब 1,80,000 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा शनिवार की तुलना में 12.6% ज्यादा है। कोरोना के बेलगाम मामलों के बीच देश में प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के उन बुजुर्गों के लिए भी है जो किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। आपको मालूम हो कि देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में लगभग 16 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। फिलहाल प्रिकॉशनरी डोज के पहले फेज में 5.75 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इनमें से 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से अधिक उम्र के 2.75 यानी 2.75 करोड़ बुजुर्गों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। तीसरी डोज को लेकर कई लोगों में असमंजस की स्थिति है क्योंकि वैक्सीन लगे होने के बावजूद कोरोना हो रहा है। ऐसे में तीसरी डोज की जरूरत क्यों? दरअसल वैक्सीन लगे होने की स्थिति में कोरोना होने पर हालात उतने गंभीर नहीं होते जितना ना लगे होने की स्थिति में होते हैं। इसके अलावा वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है, जिसकी वजह से वैक्सीन की बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। चूँकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को है। इसलिए तीसरी डोज बेहद ज़रूरी हो गई है। प्रिकॉशनरी डोज की सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे लगवाने के लिए आपको किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ये डोज लगवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी दूसरी और तीसरी डोज के बीच में कम से कम 9 महीने का अंतर होना चाहिए। वहीं एक और बात जिसको लेकर बहस तेज थी कि तीसरी डोज के रूप में किस वैक्सीन का इस्तेमाल होना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए, जिससे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी हैं तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी हैं तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगी। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं की गई है, जिसका मतलब है कि अगर आपने कोविशील्ड की डोज ली थी तो प्रिकॉशनरी डोज भी आपको कोविशील्ड की ही लगेगी और वैक्सीन का कॉकटेल फिलहाल नहीं बनाया जाएगा। बूस्टर डोज की इतनी सारी जानकारियों के बावजूद अभी तक ये नहीं पता है कि जिन हेल्थ वर्कर्स को दूसरी लहर में कोरोना हो चुका है उन्हें आखिर कब तक तीसरी डोज दी जाएगी। इसके अलावा अभी भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज ही नहीं लगी है। ऐसे में इन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता, जबकि एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए तीसरी डोज को जरूरी बता रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलो, ये तो बात हो गई प्रिकॉशनरी डोज की, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज के साथ साथ हम एक और चीज़ से बात करेंगे कि चाहे देश के अलग अलग कोनों की हम बात करें, दुनिया के अलग अलग कोनों से आपको नए नए वेरिएंट्स की खबरें भी सुनने में मिलती हैं। क्या इनसे डरना चाहिए? क्या एक और खतरा लेके आ सकती है? इन सब पे चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं KGMU से, वो जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर समीर भाटी जो कि मेंबर है कोविड-19 कमेटी के। डॉक्टर अरुणेश कुमार जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी के पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के। तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। जो पहला फेज है फ्रंटलाइन वर्कर्स का 60+ विद कोमॉर्बिडिटीज एंड जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या लगता है आपको कब तक हम इस पहले फेज को पूरा कर पाएंगे और क्या ये पिछली बार से जल्दी हो जाएगा?
देखिए, फिलहाल अभी हमने जो बात की है बूस्टर की, स्पेशली जो प्रिकॉशन डोज की है, वो हमने 60 प्लस वालों की है, 60 प्लस प्लस कोमॉर्बिड वाले की। अभी हमने 45 प्लस कोमॉर्बिड को इसमें ऐड नहीं किया है। दूसरा इसमें एक ये है कि ऑलरेडी हम अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें या फिर हमारे 60 प्लस की बात करें, उन वो लोग मैक्सिमम जैसे सेकेंड डोज ले चुके हैं और उनको अब इसके लिए आना है, तो वहां पर हेजिटेंसी इस तरह की नहीं देखी गई। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस ड्राइव को, इस फेज को हमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। और दूसरा, हमारे पास जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वाला भी कोई कंसर्न नहीं है। जो एल्डरली लोग थे उनके अंदर तो उस तरह से हमने जब ड्राइव शुरू हुई थी तब भी उनके अंदर कोई हेजिटेंसी नहीं देखी थी। एल्डरलीज तो आके और अभी भी वो थोड़े एक्साइटेड है। हाँ, सिर्फ एक जो थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है कि अभी उन लोगों का सवाल, जिस तरह से आज हम रियल टाइम देख भी रहे थे, शुरू हुआ था वैक्सीन जिस तरह से, कि अभी संक्रमण दर ज्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा जो एल्डरली लोग हैं उनको आने में वो थोड़ा एंक्शियस है। मतलब उनकी फैमिली उनको थोड़ा वो भी नहीं अलाउ कर रही है और वो भी आने में थोड़ा सा एंक्शियस है। तो इस चीज का, और बाकी कुछ थोड़े उन लोगों के इस तरह के सवाल थे कि क्यों ना मिक्स एंड मैच वैक्सीन आए तब हम लगवा लें। ये इस तरह की कुछ चीजें, छोटे मोटे इस तरह की कुछ हेजिटेंसी रही है। बट अदरवाइज ओवरऑल मुझे नहीं लगता इस फेज में अब दोबारा से कोई हम लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है। मैं आपके पास समीर सर और सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर सुरुचि की बात जानना चाहता हूं। डॉक्टर, हमें पहले बताया गया था कि जो बूस्टर डोज होते हैं जो हम इन्फ्लुएंजा या बाकी वैक्सीन के लेते हैं, वो क्योंकि जो वायरस है वो अपने आप को भी बदलता रहता है, तो इसलिए आपको नए तरीके के वायरस से लड़ने के लिए नए डोज लिए जाते हैं। अभी हमारे साथ ये नहीं है, जितनी हम बूस्टर डोज ले रहे हैं वो वही बूस्टर डोज है जो जो थी पहले भी। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में हमें ऐसी डोज लगेंगी जो कि शायद तक जो नए वेरिएंट्स हैं जो कि अभी इस समय कम से कम आपकी डबल वैक्सीनेशन को भेज जा रहे हैं, उसमें कारगर साबित होंगी? बिल्कुल। पहले तो नमस्कार आपको और आपकी सभी श्रोतागण को। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे हम इन्फ्लुएंजा के लिए जब भी एक सर्विलेंस होता रहता है, देयर इज अ कांस्टेंट सर्विलेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा गोइंग ऑन मेनी ईयर्स से ये चल रहा है। और जो जो स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं, मान लीजिए इस साल जो स्ट्रेन्स मौजूद हैं वही इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं वैक्सीन में, एंड देन अ न्यू फ्लू वैक्सीन कम्स इनटू द मार्केट। सेम वेज कोविड के लिए भी ये होगा। फ्यूचर इज दिस ओनली। जैसे जैसे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट, उनके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके, जैसे अभी हमने इस कोविड के लिए भी सुना है कि कोई वैक्सीन कंपनीज हैं जो नए ओमिक्रॉन को के वजह से मॉडिफाई करके एक वैक्सीन लाना चाह रहे हैं। सो मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और अभी एक्चुअली द टाइम स्पैन ऑफ कोविड एंड फिर वैक्सीन इज सो शॉर्ट कि मार्केट में रिसर्च एंड डाटा इज स्टिल अभी लेस है हमारे पास। तो वो डाटा जैसे जैसे आएगा, वो वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन विल बी देयर इन द फ्यूचर, और वो नई कोविड वैक्सीन जैसे एनुअली जरूर आएगी, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा, एंड वो ऐसे ही चेंज होगा जैसे फ्लू का फ्यूचर है। डॉक्टर अरुणेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहला जो मेरा जो डाउट है, जो सवाल है मेरे मन में, वो ये है कि जब हमने एक तो पहले जो वैक्सीन के अलग अलग डोज के अलग अलग बड़े बॉडी पे असर रहे, किसी को पहली डोज में बहुत असर दिखा, किसी को दूसरी डोज में बहुत असर दिखा, किसी को दोनों डोज के बाद भी कुछ हुआ ही नहीं। जो अभी तक आपके पास खबरें आ रही हैं, चाहे वो बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रोसेस की हो या तीसरी डोज की हो, बॉडी पे एक इमीडिएट इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, वैक्सीन में कोई भी वैक्सीन जो होता है, कहते हैं कि आइडियल वैक्सीन वर्ल्ड में बना ही नहीं अभी तक, क्योंकि वो एक ऐसा वैक्सीन हो जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वैक्सीन में कभी कभी कहते हैं कि माइल्ड फीवर होना आम बात है। कुछ लोगों को ये वैक्सीन लेने के बाद ये नहीं होता है, तो लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, फिर भी आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा। लोगों में अपटेक अच्छा ही है अभी। आज से जो फ्रेश ये बूस्टर डोज का शुरू हुआ है फ्रंटलाइन वर्कर और प्लस लोगों के लिए, इस बार जो पहले वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ करती थी पहले डोज और दूसरे डोज को लेके, वो अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ने पहले ये ले लिया हुआ है। और अगर उनको अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा फीवर और पेन के अलावा अगर कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो वो इन अ वे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस डोज में कुछ नहीं होगा। मिक्स एंड मैच ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास स्टडी नहीं है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यही 2-3 हमारे पास हैं।
तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन अच्छा ही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिक्स एंड मैच करने से एंटीजेनिसिटी बढ़े ही, क्योंकि जितनी स्टडीज भी आई हैं तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ, जैसे सपोज कोविशील्ड को mRNA वैक्सीन के साथ मिलाएं तो उससे एंटीजेनिसिटी, तो फिक्स चीजें हैं जिसकी अभी तक स्टडी नहीं आई थी। इसीलिए शायद सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उसी वैक्सीन के साथ आगे बढ़ें जो हमने पहले 2 लिए हुए हैं, और ये एक तरह से सेफ्टी की बात यहाँ पे पहले आती है। और आई एम श्योर कि इस वाले में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये वही वैक्सीन होंगे जो इन लोगों ने पहले 2 लिए हुए हैं, तो इट शुड बी फाइन। समीर सर, मैं आपके पास आऊँगा। आपने एक बात कही कि वैक्सीन की कमी नहीं है। अगर वैक्सीन की हमें कमी नहीं है तो हमने क्यों एक साथ सबके लिए ये नहीं खोला और हम फिर से एक स्टेज वाइज प्रोसेस में जा रहे हैं? अगर क्योंकि एक दो सबको लगी चुकी हैं जहाँ अवेलेबल हैं वैक्सीन, तो क्यों अभी भी हम एक स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एवरीबडी, कि आप जिसको भी मन है, जैसे अगर आप यूके यूएस में देखिए, जो भी जा रहा है वो एक प्रिकॉशनरी डोज लगा के आ सकता है, पर हमारे यहाँ अभी भी हम स्टेज बाय स्टेज जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव चाहे पहले भी हमारी चली हो, चाहे अब आगे जो बूस्टर का भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और बूस्टर की स्ट्रैटेजी देखिए, ओमिक्रॉन को देख के बूस्टर की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं ओमिक्रॉन को लेके या थर्ड वेव को नहीं। बूस्टर की जो हम बात कर रहे थे वो तो पहले से ही बात कर रहे थे। स्ट्रैटेजी उसी तरह से चरणबद्ध तरीके से चलेगी। वैक्सीन का रोल क्या है जो हम शुरू से बता रहे हैं, वैक्सीन का रोल है बीमारी की गंभीरता को बचाना, हॉस्पिटलाइजेशन को रोकना, ताकि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर ना पड़े और मृत्यु दर को, मोर्टेलिटी को बिल्कुल रोकना, उसको कम से कम करना। तो ये वैक्सीन का रोल है। संक्रमण तो अगर बूस्टर भी लग जाएगा, हम एक और डोज लगा देंगे, चाहे विदेशों का आप एग्जांपल देखिए, वहां पे बूस्टर इतने लोगों को लग चुकी है, तो संक्रमण नहीं रुकेगा, इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। तो चरणबद्ध तरीके से करने का मकसद क्या है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिस तरह से शुरुआती दिनों से लगना शुरू हो गया था, 16 जनवरी से जब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो गया, तो उनको लगभग अब 1 साल होने वाला है। और जितनी भी स्टडीज आई है उनमें पाया गया है कि वैक्सीन जो है कुछ टाइम के बाद, लगभग 7-8 महीने के बाद, देखिए हमारी ज्यादातर वायरल वेक्टर वैक्सीन लगी है, उनमें एंटीबॉडीज डिक्लाइन हो जाती है, जो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज है वो कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि एक दूसरी टी सेल्स इम्यूनिटी भी होती है, वो हम मेजर नहीं करते, पर फिर भी ओवरऑल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा रहे। दूसरा, हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा उनको एक्सपोजर होता है। जैसा अभी फिलहाल हम देखे भी, इस बार काफी सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित भी हुए हैं, पर गंभीर किसी को ऐसी अभी बीमारी नहीं हुई है, तो इसलिए उनको हम टारगेट कर रहे हैं। कोमॉर्बिड में, चाहे आप विदेशों में देखिए या कहीं भी देखिए, जिनको जो एल्डरली लोग हैं और जिनको और भी अन्य गंभीर बीमारियां, तो उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया है, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं होता जैसे एक नॉर्मल पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, तो इसलिए उनको टारगेट किया गया है। पर निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से हमारी डीसीजीआई ने 2 और वैक्सीन अप्रूव कर दी है, कोवैक्स और कॉर्बोवैक्स, वो भी आ जाएगी, तो हम लोगों के पास वैक्सीन के और ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा मार्च तक मैं समझता हूं कि हमारी जो नेजल वैक्सीन है कोवैक्सीन वालों की, तो वो भी आ जाएगी। तो हम लोगों के पास काफी वैक्सीन अवेलेबल होंगे आगे, जिनको हम एज ए बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अभी जो फिलहाल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, जिसके अंदर 3 तारीख को हमने बच्चों को भी देना शुरू कर दिया, और अब हमारे जो मेन हाई रिस्क वाले ग्रुप हैं उनको भी देना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल साइंटिफिक और चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो समीर सर, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 8-9 महीनों के बाद काउंट कम हो जाता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि साल की शुरुआत भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव से हुई है और साल का अंत फिर से एक वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ होगा? देखिए, अब इसमें बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से ऐसे इसमें चलता रहेगा, बट इसमें इस बार ये हो जाएगा कि हमारा जो बच्चों की वैक्सीनेशन है वो भी आगे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की फिलहाल अभी हमारी 15 से 18 की हुई है, अब 12 से 18 की रोल आउट। और उसके बाद कोवैक्सीन ने अपना, जैसे और भी जो छोटे एज ग्रुप वाले हैं, अपना डेटा दिया हुआ है। और बच्चों के लिए भी अभी 2 और 3 वैक्सीन और पाइपलाइन में है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट वाली भी है। तो एक तो बच्चों की वैक्सीन फुल फ्लैश शुरू हो जाएगी, और बाकी जो हमारा फिर एज ग्रुप रहेगा, जिनके लिए जो वैक्सीन की बूस्टर में भी अभी जो है कुछ और पॉलिसीज आगे अमेंडमेंट होकर आएगी, चेंज होकर आएगी। तो बूस्टर की तो जैसे हम बात कर ही रहे थे, और अभी जैसा मैडम ने भी बताया, जैसे फ्लू
के लिए भी हम अपडेटेड वैक्सीन लेते हैं, तो आगे थोड़ी और अपडेटेड ट्रीटेड वैक्सीन होगी जो हम लोगों को देनी होगी। जी बिल्कुल, अब आई थिंक इस साल के अंदर हम सबको बूस्टर्स ईयर एंड तक दे पाएंगे, सबको बूस्टर। चलिए सुरुचि मैम, मैं आपके पास आता हूँ। ये हर रोज़ एक नए वेरिएंट का नाम सुनने को मिल जाता है। हम ओमिक्रॉन से अभी लड़ रहे हैं। बीच में ये भी खबर आई कि कहीं पेपर में आ जाता है कि ओमिक्रॉन तो नेचुरल वैक्सीन है, सबको ठीक कर देगी। उसके कुछ दिनों बाद आपको मालूम पड़ता है कि एक नया वेरिएंट आया है IHU, फिर एक आया है डेल्टा क्रॉन, फिर आ गया है फ्लोरोना। क्या ये नॉर्मल है ऐसा होना, या ये चिंताजनक बात है? क्योंकि ये जो नाम है और स्पेशली जिस तरीके से नाम आ रहा है फ्लोरोना, डेल्टा क्रॉन, ऐसा लगता है कोई दो मूवी के सुपर हीरो आपस में विलन्स मिलके आपको लड़ने के लिए तैयार हो गए हो। हाँ, देखिए बिल्कुल, देखिए चिंताजनक मैं नहीं कहूंगी, जैसे कि हर कंट्री में एक कोविड है इस समय, पैन वर्ल्ड है ये। तो जैसे जहाँ के ये कंट्री में आ रहा है, वो लोग वहाँ के साइंटिस्ट हैं, इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिसर्च करके म्यूटेशंस बता रहे हैं कि कितना चेंज हुआ है पुराने जो वाइल्ड टाइप है, जो नेचुरल टाइप वाइल्ड टाइप था, उससे कितना ये चेंज हुआ है। तो एक्चुअली ये वो साइंटिफिक वर्क है जिसको बड़ी मेहनत से किया जाता है टू नो द चेंजेस, और चेंज दिखाने के लिए हम उसको एक नया नाम ले देते हैं। इस समय कोविड के 100 से ऊपर वेरिएशंस हैं, और उसमें कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट और कंसर्न बदलता रहता है अगर उसकी स्प्रेड ज्यादा होती है। हम दो चीजों पे देखते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी हो रही है और कितने लिथैलिटी है, या कितनी वैक्सीन को इम्यून एस्केप कर रही है। तो ये सब क्राइटेरिया पे ये हमें करना पड़ता है, साइंटिफिकली जरूरी है जानना कि कौन सा वेरिएंट चल रहा है और कौन से वेरिएंट कितना ज्यादा रैपिड स्प्रेड कर रहा है, कितना चेंजेस है उसमें, ताकि हम एक स्ट्रैटेजी, साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी डिफाइन कर पाए कि हम कैसे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को देखेंगे, कैसे हम सीक्वेंसिंग को देखेंगे, कैसे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखेंगे, और कैसे ओवरऑल जो पॉपुलेशन की सेफ्टी कैसे होगी। तो ये साइंटिफिकली ड्रिवन चीजें हैं और ये बहुत जरूरी हैं। और अभी तक जैसे हमारा देखा जाए जो एस सेगमेंट ऑफ कोविड है, जिसमें हम म्यूटेशंस बार बार इसमें देख रहे हैं और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हो जा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा फैल रहे हैं। सेम वे हमारा ओमिक्रॉन है, डेल्टा और ओमिक्रॉन, डेल्टा में हमें 8 सेगमेंट्स का चेंज दिखा था, तो हमें ओमिक्रॉन में 32 का चेंज दिखा है। इसी तरह से डेलमिक्रॉन बोला गया है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स्ड वेरिएंट बताया गया है। फ्लोरोजोन इज द वन जो फ्लू, जिसमें डुअल इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लुएंजा विद कोविड, जिनको हो जा रहा है उनको नया ये आ रहा है। तो एक्चुअली ये साइंटिफिकली एंड फॉर द क्लिनिशियंस, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एंड फॉर द स्ट्रैटेजी, ये बहुत जरूरी है वेरिएशंस बताना। लेकिन द पॉपुलेशन, जो हेल्थ सिस्टम के अलावा जो ये जानते हैं और जो पब्लिक है, उसको ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जा रहा है उनके लिए कि अब क्या। तो मैं सबको यही आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि एवरीथिंग इज कोविड, कोरोना वायरस ही है, उसके नए नए म्यूटेशंस हैं, जो ये नेचुरल है, ये होगा ही। अभी इसके बाद भी म्यूटेशंस होंगे, ये वायरसेस है, ये म्यूटेट करते रहेंगे। हम और भी इस तरीके से हम इन्फ्लुएंजा में भी म्यूटेशंस देखते हैं और भी वायरसेस में म्यूटेशन देखते हैं। लेकिन कोरोना का बस ये है कि नया वायरस है, ये फैल बहुत रहा है, हमारे पास कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है इसकी, और ये नया है सब चीज के लिए, इसलिए इसका हमें अभी जानना, पूरे ढंग से इसको अभी जाना नहीं गया है। तो अभी इसमें बहुत सा रिसर्च और बहुत स्टडी बची हुई है, एंड इन्फ्लुएंजा की तरह ये आगे इसको एज अ रेस्पिरेटरी वायरस देखा जाएगा। चलिए, बहुत ज़रूरी बात बताई आपने। अरुणेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि ओमिक्रॉन के साथ एक चीज़ जो जुड़ गई है, वो जुड़ गई है माइल्ड। लेकिन आप अभी भी अगर कई लोगों से बात करें जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में तो आपको कई बार ट्विटर पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को कहेंगे कि माइल्ड का मतलब शायद तक हम अस्पताल नहीं गए हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी पे काफ़ी असर है
और मेरे ही आसपास की जानकारी में कई लोग हैं जिनकी बॉडी फटीग और जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और अभी भी उनका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने में दिक्कत हो रही है। ओमिक्रॉन को लेकर क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हैं? डेल्टा के तो हमें पता है, ओमिक्रॉन के क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हैं हमारी बॉडी पे, वो उसका अभी तक कुछ पता चल पाया है सर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ओमिक्रॉन क्योंकि बहुत नया वायरस, म्यूटेटेड वायरस है, तो इसकी जानकारी लॉन्ग तो ये तब पता चलेगा जब हमारे पास ऐसे पेशेंट का फॉलो अप करने का मौका मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है इसमें कि यस, जो मेजॉरिटी अभी भी अगर मैं देखूं तो अभी जो हॉस्पिटल में जितने हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट हैं उसमें से भी जो सबसे सिक है वो भी 10 लीटर पे है। मतलब जो पिछले, अगर आप सोचोगे इसमें डेल्टा के टाइम में जो उस समय का मेजॉरिटी पेशेंट्स रहते थे जो आईसीयू में जाते थे, सिक पेशेंट्स होते थे, मोर्टेलिटी थी, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि बहुत जल्दी है। रिमेंबर, अब हमारे नंबर्स अभी जस्ट डबल ये बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और जब नंबर बढ़ता है तो वायरस का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि ये वायरस है, इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। नाउ ओमिक्रॉन के बारे में बताया गया है कि इसका वायरस जो लंग तक नहीं जाता है, मतलब मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पैथोलॉजी है, वो अपर एयरवेज में रहती हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स का मेन सिम्टम जो आ रहा है वो है सोर थ्रोट, खांसी होना, नाक बहना, बुखार, एक्स एंड पेन्स, जो टिपिकल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वाले सिम्टम्स ही हैं। नॉर्मली ये सारे, इवन जो बुखार भी जो आ रहे हैं वो 2-3 दिन में बुखार खत्म हो जाता है। तो ये मेजॉरिटी की स्टोरी यही है। क्या इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट? नॉर्मली वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा में भी हम लोग देखते हैं कुछ में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो इन्फ्लुएंजा हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, कभी मायोकार्डाइटिस हो जाती है और भी उसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, कभी कभी ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसी चीजें अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। हमें वी हैव टू वॉच दिस स्पेस, ताकि इन पेशेंट्स का फॉलो अप करके देखा जाए, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं हम लोग उनको 2 से 3 दिनों में वो डिस्चार्ज होके भी जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी है कहना, इस बारे में मैं कहना कि ये सब कुछ ठीक ठाक ही है, कि आपका बस सर्दी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है और ठीक हो रहा है। इसलिए अभी मेरा एडवाइस होगा कि सजग रहें। अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है तो टेस्ट जरूर करवाएं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपकी बीमारी, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको थोड़े ये सारे सिम्टम्स आएंगे और आप ठीक हो जाएंगे 2-3 दिनों बाद। अगर आपको सांस फूलना शुरू होता है, ऑक्सीजन, अभी भी इसमें भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना है। अगर किसी का ऑक्सीजनेशन फॉल होता है 90% और बिलो, अगर सांस फूलनी शुरू होती है, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना है। तो ये अभी इसके लिए भी ट्रू है। बट यस, मैं एग्री करता हूँ कि मेजॉरिटी पेशेंट जो अभी दिख रहे हैं वो उनका सिम्टम्स मैक्सिमम माइल्ड होता है, अप टू मॉडरेट इलनेस, उससे आगे अभी नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। समीर सर, मैं आपसे सवाल लूंगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज की, लेकिन बहुत बड़ी जनता अभी भी इस देश में ऐसी है जो कि सेकेंड डोज जिसने नहीं लिया है अभी तक। क्या किसी तरीके की वैक्सीन हेजिटेंसी हमको देखने को मिल रही है देश में? क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद कईयों ने ली, डेल्टा आया, फिर सबको कुछ जगहों पे केसेस नॉर्मल हो गए, सबको लगा रहे दूसरे डोज की ज़रूरत क्या है। क्या आपको लगता है कि अभी भी एक तबका है, कुछ लोग हैं जो वैक्सीन को सेकंड डोज को लेकर, फर्स्ट डोज तो काफ़ी ने ले लिए, लेकिन क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था तो एक वैक्सीन हेजिटेंसी है कि दूसरे डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन तक इस मैसेज को पहुंचाना और उन तक सेकंड डोज पहुंचाना का कितना बड़ा चैलेंज रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें एक कैटेगरी तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा है, एक अनवैक्सीनेटेड तो है ही जो एक कैटेगरी है। उसके अलावा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने एक सिंगल डोज लिया, इसमें काफी हद तक वो वाले लोग थे। क्योंकि एक तो इसमें हम कोविशील्ड की ज्यादातर बात करें, ज्यादातर कोविशील्ड के अंदर ही लोग हैं जो सेकेंड डोज के लिए दोबारा नहीं आए थे, बिकॉज उनमें एक ये था कि डेल्टा चला गया है। जैसे केसेस लगातार कम होते चले जा रहे थे, हम जुलाई से बात करें तो 6 महीने तक लगातार केसेस बिल्कुल कम होते जा रहे थे। तो उस समय जिन लोगों ने लगाई थी तो वो सेकंड डोज क्योंकि उनको लगा बिल्कुल जो है कोविड चला गया, तो वो लोग किसी भी रीजन से वो नहीं आए, क्योंकि फर्स्ट डोज उन्होंने लगवा ली थी। तो उस तरह से हेजिटेंसी तो नहीं, बट हम ये कह सकते हैं कि एक लापरवाही जरूर उनके अंदर रही होगी। फिर थोड़ा सा ड्राइव वो बढ़ी तेज और कुछ लोगों ने आना उसके लिए फिर शुरू हुआ। उसके बाद अब उसमें से एक कैटेगरी है जिसको हम आइडेंटिफाई करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, मतलब जिन्होंने एक
एक डोज लिए और वो कोमॉर्बिड है, उसमें जो फिर थोड़ा सा हाई रिस्क, उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है कि ठीक है आप हाई रिस्क नहीं है, आपने सिंगल डोज लिए, चलिए थोड़ा प्रोटेक्शन है, बट आप हाई रिस्क हैं और फिर आपने ओनली सिंगल डोज लिए तो निश्चित तौर पे उनमें उस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। तो सरकार इसीलिए इस पे कर रही है कि जो एटलीस्ट हमारे कोमॉर्बिड और पार्शियली वैक्सीनेटेड, मतलब जिन्होंने एक ही डोज लिए, तो उनके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। और दूसरा, एक जो मैं अभी बात करूं, रिसेंटली आज हमने जो रियल टाइम थोड़ा देखा है कि प्रिकॉशन डोज को लेके भी जिस तरह से अभी क्या है कि लोग, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि अभी वो मिक्स एंड मैच का वेट कर रहे हैं, तो उनको हम बता रहे हैं कि नहीं, फिलहाल अभी करंटली जो पॉलिसी आई है इसके अकॉर्डिंगली आपको यही लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्राइमरी वैक्सीन की जो 3rd डोज ले रहे हैं उससे भी काफी अच्छा आपको इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। तो फिलहाल आप जो वैक्सीन अवेलेबल है आप उसको जरूर लगवा लें। और इसके अलावा कुछ लोगों के आज जो सुबह हम देख रहे थे सवाल थे इस तरह के कि उनको कोविड हो चुका है, अभी ओमिक्रॉन से वो ग्रसित हो गए हैं, तो देखिए उसके लिए अभी फिलहाल गाइडलाइंस यही है कि उनको अभी वेट करना पड़ेगा, उनको अभी हम नहीं दे रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज। उनको जिस तरह से पहले गाइडलाइंस थी कि हम संक्रमित हो गए थे तो 3 महीने का वेट करना पड़ रहा था, वही उनको करना है। और कुछ लोगों का था कि अगर उनको लक्षण है तो फिर वो कितने दिन के बाद कराएं। देखिए अगर आपको लक्षण है फिलहाल, क्योंकि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ और ज्यादातर सबके अंदर बहुत सारे लोगों में लक्षण देखे जा रहे हैं, तो अपनी जांच जरूर करा लें कि लक्षणों के साथ आप वैक्सीनेशन सेंटर पे ना पहुंचे, क्योंकि ये सबके लिए ठीक नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, अरुणेश सर और सुरुचि मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए इन सारे मुद्दों के लिए। आपकी रही बात हमारे दर्शकों की, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करें। अगर आप बूस्टर डोज के लिए एप्लीकेबल हैं तो जाएं, प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। अगर आप सेकंड टाइम वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं वो भी कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए 18 आवर स्वदेश।